हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 11। मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलीडे ऑन 25 दिसंबर 2024 टू दिल्ली विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, वन सन एज 5 ईयर, ट्विन डॉटर एज 3 ईयर. They went by flight economy class and the total cost of ticket reimbursed by his employer was rupees 60,000, 45,000 for adult and 15,000 for the 3 minor children. Compute the amount of LTC exempt if Mr. D exercise option of shift out 115 BSc. अब इसमें ना क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि मिस्टर डी को कितनी मतलब कि एग्जाम्प्ट होएगी इनकम. तो अब देखो इसमें ना क्या है कि जो मिस्टर डी है उसको फर्स्ट टाइम मतलब कि उसका बेटा हुआ और सेकंड टाइम उसके ट्विन डॉटर्स हुई. और जब ऐसे हो कि फर्स्ट टाइम अगर एक हो, सेकंड टाइम दो हो, तो तीनों बच्चों के लिए एग्जाम्पशन मिल जाती हैं. बट अगर फर्स्ट टाइम में दो हो और सेकंड टाइम में फिर एक होता है तो फिर सिर्फ दो की मिलती है. बट अब इसमें क्या है, तीनों की उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी. तो नीचे लिखा है कि सिंस द सन एज इज मोर देन द ट्विन डॉटर, मिस्टर डी कैन अवेल एग्जाम्पशन फ्रॉम फॉर ऑल हिज 3 चिल्ड्रन. मतलब कि उसे तीनों बच्चों की एग्जाम्पशन मिल जाएगी. द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम जितने मर्जी मतलब बर्थ हो बच्चों का तो उसे तीनों बच्चों की इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी. The holiday being in India and the journey being performed by air, the entire reimbursement met by the employer is fully exempt in the hand of Mr. D. क्योंकि सारे जो रिम्बर्समेंट है वो एम्प्लॉयर ने पे की है तो इसलिए इसमें मिस्टर डी को सारी अमाउंट क्या है, एग्जाम्प्ट है. मिस्टर डी सिंस ही एक्साइज ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम अंडर सेक्शन 115 BSc. मतलब कि उसने 115 BSc में ऑप्ट वो नहीं कर रहा. अगर वो 115 BSc में ऑप्ट करता फिर नहीं उसे एग्जाम्पशन मिलनी थी, फिर उसे टैक्सेबल हो जानी थी ये अमाउंट. बट 115 BSc ऑप्ट नहीं कर रहा इसलिए उसे इसका बेनिफिट मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 12 रिलेटेड टू इलस्ट्रेशन 11. तो इसमें अब क्या है, उसको अब तीनों बच्चों की तो नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 की मिलेगी. ठीक है, जो वो भी पहले जो उनकी ट्विन डॉटर्स हुई हैं. तो इसमें यही लिखा कि मिस्टर डी cannot avail for exemption for all his 3 children. LTC exemption can be availed in respect of only 2 children. यानी कि जो 15,000 है उसका 1/3 करेंगे तो 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा और टोटल एग्जाम्पशन सिर्फ 55,000 के लेगा. 55,000 के क्यों, क्योंकि जो 3 बच्चे हैं ना, अब 3 बच्चों की तो नहीं मिलेगी उसकी एग्जाम्पशन, 2 बच्चों की मिलेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम में ट्विंस हैं और सेकंड टाइम में एक हुआ है. तो इसमें इसलिए तो 15,000 1/3 करेंगे तो 5,000 अमाउंट आई, 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा. तो 60,000 में से 5,000 माइनस किए तो बाकी कितना बचा, 55,000 वो एग्जाम्प्ट हो गया और 5,000 टैक्सेबल हो गया. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13. कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द प्रीक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000. Treatment of Mr. G by his family doctor 5,000. Treatment of Mrs. G in a government hospital 25,000. Treatment of Mr. G grandfather in private clinic 12,000. Treatment of Mr. G mother 68 year and dependent by family doctor 8,000. Treatment of Mr. G sister dependent in a nursing home 3,000. Treatment of Mr. G brother independent 6,000. Treatment of Mr. G father 75 year and dependent abroad 50,000. Expenses of staying abroad of the patient 30,000. Limit specified by RBI 75,000. अब इसमें ना उन्होंने पूछा कि टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करके बतानी है कि मिस्टर जी के लिए कितनी है. तो सबसे पहले मैं आपको इसमें वो बता दूँ कि इसके कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट इन इंडिया है तो उसमें हमने देखना है कि ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है या प्राइवेट हॉस्पिटल से है. अगर प्राइवेट में है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. अगर गवर्नमेंट में है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या फिर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है उसमें से हो रहा है या फिर जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बाय हॉस्पिटल है वहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है. ये तो हो गया इन इंडिया की. अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रहा है उसमें देखना है कि बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे का खर्चा जो एग्जाम्प्ट है वो होता है कि जो लिमिट आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी. और जो बेनिफिट ऑफ ट्रैवल का होता है, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट हमने ये देखना है कि जो एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम है अगर वो अप टू 2 लाख है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है.
अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, और क्या कंडीशन है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। और इसमें जो एग्जम्पशन मिलती है, मतलब कि एम्प्लॉय किसके लिए एग्जम्पशन ले सकता है, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और डिपेंडेंट मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। इसमें ना ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर नहीं आते। ठीक है, और जो बेनिफिट ऑफ स्टे का खर्चा और जो बेनिफिट ऑफ ट्रैवल का खर्चा होता है वो किसके लिए अलाउड होता है, एक तो पेशेंट हो गया और एक अटेंडेंट साथ में, उनके लिए होता है। अब देखो, सबसे पहले कहते हैं क्या है कि मेडिकल प्रीमियम पेड। मेडिकल प्रीमियम एग्जाम्ट है, यानी 7,000 फुल्ली एग्जाम्ट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। ठीक है, अब मिस्टर जी ने ट्रीटमेंट करवाया है पर फैमिली डॉक्टर से करवाया है, यानी कि प्राइवेट है, तो टैक्सेबल हो गया 5,000। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया है तो एग्जाम्ट है, 25,000। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक। ग्रैंडफादर के तो एग्जाम्पशन है ही नहीं, तो ये टैक्सेबल हो गया 12,000। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी मदर 68 ईयर एंड डिपेंडेंट बाय फैमिली डॉक्टर। अब उसकी मदर है, ओल्ड है, 68 ईयर, ठीक है, अब डिपेंडेंट है, बट वो फैमिली डॉक्टर से है, ये भी टैक्सेबल हो गया 8,000। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी टैक्सेबल हो गया 3,000, क्योंकि नर्सिंग होम प्राइवेट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ब्रदर इंडिपेंडेंट है, 6,000, ये भी टैक्सेबल हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी फादर 75 ईयर एंड डिपेंडेंट अब्रॉड से। अब देखो ये सारे थे इंडिया वाले, अब ये आ गया आउटसाइड का कि उसके फादर का ट्रीटमेंट हुआ है जो कि 75 ईयर है पर अब्रॉड से हुआ है, और जो स्टे का खर्चा है वो है 30,000। तो उसमें क्या था कि बेनिफिट ऑफ स्टे एंड ट्रैवल का खर्चा उतना ही एग्जाम्प्ट होएगा जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगी। खर्चा टोटल हुआ 80, पर आरबीआई ने लिमिट प्रिस्क्राइब की है 75,000, यानी कि 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू बन गई 39,000। Next, illustration 14. Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. He gives you the following particular: basic salary 8,500 per month, DA 2,000 per month, 30% is for retirement benefit, bonus 1,500 per month. Even though the company allowed the house to him 1 April, he occupied the same only from 1 November. Calculate the taxable value of the purchased for assessment year 25-26. अब इसमें उन्होंने बोला कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन वाली है ना वो बतानी है। तो इसमें कंडीशन क्या थी, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर देते हैं ना घर, तो उसमें था कि जो लाइसेंस फीस होती है जितनी, उतनी वैल्यू टैक्सेबल होती है, और लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट होती है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होएगी। पर अगर किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो उसमें था कि हमने ये देखना है कि अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 5%, 7.5% और 10% अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इतने परसेंट वैल्यू टैक्सेबल होएगी सैलरी की। ठीक है, बट अगर हायर बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवरेज लोअर वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो इसमें हायर वाला तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा है, और ये घर भी मुंबई में दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले देखना है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर अप टू 15 लाख है तो 5% सैलरी का टैक्सेबल होएगा। ठीक है, सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस, कमीशन ऑल आएगी। ठीक है, और अदर मॉनेटरी इंक्लूड इनकम आएगी एक्सक्लूडिंग पर्क्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर जो आएगी टोटल वैल्यू उसका परसेंटेज लेना है कि 7.5, 5%, 10%। ठीक है, सैलरी का टोटल सब चीज़ों का ऐड करके उतनी वैल्यू टैक्सेबल होएगी। अब वो निकालनी कैसे है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कि अगर अप टू 15 लाख है तो 5%, मोर देन 15 लाख अप टू 40 लाख है 7.5%, अगर मोर देन 40 लाख है तो 10%। अब मुंबई में तो पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख ही है, यानी कि 10% लगेगा। तो 10% किसका लेना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है 8,500 पर मंथ, बट अब 8,500 को हमने कितने मंथ से मल्टीप्लाई करना है। इसमें ना लिखा है ना कि कंपनी ने तो घर अलॉट कर दिया था 1 अप्रैल को, पर उसने ऑक्यूपाई किया 1 नवंबर से, तो हमने ऑक्यूपाई जिस डेट को है ना वहाँ से कैलकुलेशन करनी है। तो 1 नवंबर से लेके मार्च तक 5 मंथ हुए, तो 8,500 को 5 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। 2,000 पर मंथ है, पर 30% रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो डी एन टर्म्स ही लेना है।
2000 का 30% 600, उसको भी मल्टीप्लाई 5 करेंगे। बोनस 1500 पर मंथ है, उसको भी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। टोटल वैल्यू बनेगी 53,000, सभी को मल्टीप्लाई करके 5 से और टोटल वैल्यू ऐड कर लो। उसका 10% यानी कि 5300 सिर्फ उसको टैक्सेबल होगी अमाउंट। और नीचे नोट में भी दिया हुआ है कि जब उसने जिस डेट को ऑक्यूपाई किया ना, वहाँ से हमने कंसीडर करने हैं। ठीक है, सेम इलस्ट्रेशन 15 है कि इसमें उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजिंग दिस डाटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन 14 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द प्रिक्विजिट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ हिज अकोमोडेशन, कि जो वो अकोमोडेशन यूज़ कर रहा है वो ना कंपनी को रेंट पे कर रहा है 1000 पर मंथ। ठीक है, तो अगर वो रेंट कर रहा है ना पे, तो उसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है ना, तो जो रेंट अमाउंट है वो टोटल जो वैल्यू हमारी आई है 5300, उसमें से रेंट वाली वैल्यू को हम लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रेंट डिडक्ट करना है, और वो क्या रेंट दे रहा है ना कंपनी को, तो जो रेंट दे रहा है ना वो हमने इसमें से लेस कर देना है 5300 में से। 1000 इंटू 5 मंथ 5000 हो गया, तो मतलब कि अब सिर्फ उसको 300 वैल्यू ही टैक्सेबल होनी है।